तो है नमस्कार। जीके जीएस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेगा। ध्यान रहे, मैं जैसा हर बार कहता हूँ वैसा फिर से इस बार भी कहूँगा। जीके जीएस की सीरीज में जो क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, जिनमें से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस, एनडीए और बहुत सारे आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल तक के भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इवन एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे पिक किया गया है, ताकि आप पूरी तरीके से लेवल को समझ सकें, पूरे रुझान को समझ सकें, कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। और उसी तरीके से आप लोग छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे, तो एक दिन जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे उठा पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारा बैच है अभ्यास बैच और इस टॉपिक का नाम है भू संचलन तथा संबद्ध आकृतियां। सबसे पहले ध्यान रखते रहिएगा, विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 9th एपिसोड आपके सामने है, जिसका नाम है भू संचलन तथा संबंधित आकृतियां। यहीं से हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बल की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बल यानी कि जो हमारे पृथ्वी के जो संचलन का बल है, इस बल की बात करते हैं, तो दो तरह के बल होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। यानी एक अंतर से यानी कि अंदर से जो बल लगते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आप लोगों को पढ़ने में अगर मतलब बहुत सारे अगर नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे तरीके से अवेलेबल हैं। हमारी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप लोग पढ़ करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। या हम लोग क्या करना है, यहाँ हमें उन सारे क्वेश्चंस को डील करना है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने और प्रैक्टिस आपके सामने है। इसको ऐसा समझ करके चलिए कि आपका एग्जाम आने वाला है और आपके एग्जामिनेशन से पहले जो आपके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के तरीके से इसको मान के चलते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर। देखिए, कण की बात कर रहा है। आप लोग जब भी बातें करते हैं किसी भी सॉइल की तो उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडज चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है? जो नहीं पढ़ा होगा वो भी इसको आसानी से आंसर दे पाएगा। सबसे पहले देखिए, पहले मैं बता रहा है शैल, बालुकाश्म, संगुटिकाश्म एंड प्रांशु प्रस्तर। नेक्स्ट में बता रहा है क्या, शैल, प्रांशु प्रस्तर, बालुकाश्म और संगुटिकाश्म। नेक्स्ट बता रहा है आपका संगुटिकाश्म, बालुकाश्म, शैल या प्रांशु प्रस्तर। और डी में बताता है बालुकाश्म, प्रांशु प्रस्तर, संगुटिकाश्म या फिर शैल। अब यहीं पे हम लोग इसको डील करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स किससे बताया है, लघुत्तम से अधिकतम की तरफ। पार्टिकल्स की साइज सबसे ज्यादा कम किस में होती है? सबसे कम शैल में होती है, आप सभी को पता है। सबसे छोटे पार्टिकल्स जो किसके होते हैं, खंडित चट्टानों की अगर बात करें, सबसे छोटे पार्टिकल्स या सबसे छोटे लघुत्तम जो कण होते हैं वो किसके होते हैं, शैल के होते हैं। इससे बड़ा किसका, प्रांशु प्रस्तर के। इससे बड़े कण आपको दिखाई देंगे, फिर आपको बालुकाश्म दिखाई देगा जिसके पार्टिकल्स इससे थोड़े से बड़े होते हैं। और सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं किसके, संगुटिकाश्म के। अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझना है तो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको दे दी गई है, जिसमें कि शेल को तो शेल ही कहते हैं। नेक्स्ट प्रांशु प्रस्तर जिसको सिल्ट या फिर स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बालुकाश्म यानी कि सैंडस्टोन का नाम आता है। एंड संगुटिकाश्म जिसको कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। साइज के हिसाब से इनके जो लेयर्स होते हैं और जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आप लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करता है? भू की आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करने वाला क्या है? इसमें से 1 to 1 करके ऑप्शंस को देखेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले ऑप्शन में बताता है अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बलों के द्वारा। ध्यान रखिए, इस क्लास को करने से पहले आपको अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के अंतर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये सिंपल टॉपिक्स हैं, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन। भूतल के विन्यास में परिवर्तन, पहला ऑप्शन ये बता रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है धरातल के पदार्थों का गुरुत्वीय बल के द्वारा संचलन। धरातल के जो पदार्थ हैं इनका गुरुत्वीय बल के द्वारा जब संचलन होगा तो क्या ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करेगा? आप लोग सोच के बताइएगा। थोड़ा अपने दिमाग को ज्यादा यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एपीओ का आपका एग्जामिनेशन हुआ था यूपीपीसीएस के लेवल पे, तो एपीओ के एग्जामिनेशन को भी आप लोगों ने देखा था, कितने सारे क्वेश्चन हमारे जीके की सीरीज से आए थे। सी ऑप्शन की बात करें तो जल के प्रवाह
के द्वारा धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण परिवहन, ठीक है, अधिग्रहण और परिवहन जो होता है, जल का प्रवाह हो रहा है, क्या इससे भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, या फिर चौथे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। जब भी हम ऑप्शंस की बात करेंगे बड़े केयरफुली आप लोग इसको देख सकते हैं। अंतर्जनित और बहिर्जनित बल, जब भी हमसे बात की जाती है भू आकृतिक प्रक्रियाओं की, जब भी हमसे बात की जाती है भू संचलन की, जब भी हमसे बात की जाती है पृथ्वी के बहुत सारी आकृतियां किस तरीके से संचलित होती हैं, दो बलों का नाम आपके सामने आता है। एक होता है आपका बहिर्जनित बल, एक आता है आपका अंतर्जनित बल। और इन्हीं दोनों ऑप्शंस को बस देख करके आपको लगा देना है ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने लगाया उन लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। देख लीजिए यहाँ पे, धरातल के पदार्थों पर जो अंतर्जनित और बहिर्जनित बल होते हैं, भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनमें भूतल के विन्यास में परिवर्तन को दिखाया जा सकता है, या इन्हीं को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, ये ल्यूसेंट की जो बुक आती है इसमें आपको पूरी तरीके से ये पूरा डेफिनेशन दिखाई देगा। जस्ट वही डेफिनेशन उठा करके यहाँ पे पिक कर दी गई है, जिसको कि आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? जोलेन पर्वतमाला स्वीडन व एस्टोनिया की सीमा के पास उत्तर दक्षिण सीमा में विस्तृत है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है फ्रांस में अवस्थित वास्सेस पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट एक होस्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन, सभी ऑप्शन सही हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों में से जिन लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा वो इन चीजों को बड़ी आसानी से यहाँ पे रिलेट करके समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा, नॉर्थ सी दिखाई देगा। अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे स्वीडन, फिर उसके यहाँ पे आपको नॉर्वे इस तरीके से दिखाई दे जाता है, और यहाँ पे आपको एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये दिखाई देंगे, बाल्टिक कंट्रीज आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जोलोन पर्वतमाला की बात करते हैं, जोलोन पर्वतमाला, ये जोलोन पर्वतमाला आपकी पड़ती है स्वीडन और नॉर्वे के बीच में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, यूरोप का एक मैप उठाइए, उसमें देखिए स्वीडन और नॉर्वे, यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप में आपको सबसे टॉप पे दिखाई देंगे 5 नॉर्डिक कंट्रीज। 5 नॉर्डिक कंट्रीज में आपको स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिर उसके बाद से आपके 2 कंट्रीज और दिखाई दे जा सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आपको फिनलैंड दिखाई देगा, आइसलैंड दिखाई देंगे। ठीक है, ये 5 कंट्रीज किस रूप में जानते हैं हम लोग, इसे इन 5 कंट्रीज को हम लोग जानते हैं नॉर्डिक कंट्रीज के रूप में, जिसकी यात्रा पे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। जिसमें से जब हम बात करते हैं जोलेन पर्वतमाला की, तो ये आपका स्वीडन और नॉर्वे के बीच में आता है, न कि स्वीडन और एस्टोनिया की सीमा के पास में आता है। ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी एक जिसमें है उसको कट कर दीजिए। पहला वाला आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, और 1 2 3 इसमें भी आया, ये भी गलत हो गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो यूपी पीसीएस के लेवल के एग्जामिनेशंस या यूपीएससी के लेवल के एग्जामिनेशंस आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। और सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। खैर, एक क्वेश्चन को आपने देख लिया कि ये गलत है, ऑप्शंस आपके खुद ही बता देंगे बाकी सारी चीजें कौन सी सही है। हालांकि आपको ज्यादा नॉलेज हो तो आप लोग दोनों ऑप्शंस को रिलेट करके याद रख सकते हैं, बड़ी ही आसान इसके ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भ्रंश गाठी के विकास के बारे में। देखिए, भ्रंश का मतलब ही क्या होता है, अगर आप शाब्दिक अर्थ को समझ रहे हो, अगर आपको शाब्दिक अर्थ ना आता हो तो आपके लिए सबसे सिंपल सा एक सजेशन है मेरे लिए कि आप ज्योग्राफी की जो डिक्शनरी होती है उस डिक्शनरी को खरीद करके एक बार पूरी तरीके से एनालाइज कर लीजिए। तो डिक्शनरी में इन सारे वर्ड्स के मतलब लिखे रहते हैं। तो भ्रंश का जब मतलब आपको समझना होगा, भ्रंश का मतलब ही क्या होता है, 2 भ्रंश रेखाओं के बीच में जब चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, यानी कि ये 2 पोर्शंस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अचानक से जब भ्रंश हो जाती है, कुछ इस तरीके की पोजीशन हो जाए, बीच वाला पोजीशन अगर धंस जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश। और इस तरीके की कंडीशन होने पे जिस घाटी का निर्माण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो सर देखो कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट कर रहा है, 2 भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ का नीचे की ओर धंस जाना, या फिर 2 भ्रंश रेखाओं के किनारों के चट्टानी स्तंभ का ऊपर की ओर उठ जाना, ये तो नहीं होगा। 2 भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ में क्षैतिज संचलन तो होता ही नहीं है, ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, पहले ध्यान में रखेंगे। इनमें से कोई नहीं तो होने वाला नहीं है, इट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक वर्ड की मीनिंग भी अगर पता हो तो भी आप बड़ी आसानी से इसे डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिन लोगों ने ए लगाया बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, सही तरफ आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती घाटी इसकी पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं, इसकी डेफिनेशन इसकी एग्जांपल के रूप में हम लोग यूज
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा ग्राबेन। ग्राबेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? रिफ्ट घाटी को हम लोग ग्राबेन से रिलेट कर सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से इसको रिलेट करेंगे। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन आपके, और बड़ी आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो अवतलित क्षेत्र होता है इसका निर्माण एक या अधिक ग्राबेन से होता है। ग्राबेन क्या होती है? तो ग्राबेन की डेफिनेशन को आप लोग रिलेट कर सकते हैं यहीं पे। इसमें जो भूमि का निचला भाग होता है, यानी कि बाहरी या जो भूखंड है वो भ्रंश क्षेत्र से धीरे धीरे दूर होता है, एंड भूमि के बीच वाला जो भाग होता है कई वर्षों की अवधि में धीमी गति से नीचे होते जाते हैं। और ये जब नीचे होते जाते हैं तो नीचे जाते जाते बहुत सारे ग्राबेन से मिलकर के किस चीज का निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है, जिसमें मतलब एक ग्राबेन का निर्माण होता है। और ग्राबेन जो है ये रिफ्ट घाटी के निर्माण में बहुत ज्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस वजह से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी आपके डिक्शनरी से ही रिलेटेड है। ये शाब्दिक अर्थों से खेल खेला जाता है। ज्योग्राफी में जब भी क्वेश्चन आते हैं शब्दों से खेल खेला जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का मीनिंग नहीं पता होता है, और इसका एक्चुअल मतलब ही आपके सही आंसर की तरफ करेक्ट करता है। क्वेश्चन है पैलियो चैनल एक निष्क्रिय नदी धारा का अवशेष है। ठीक है सर, इसके आगे बता रहा है जिसे नवीन अवसाद द्वारा या तो भर दिया गया है या तो दफन कर दिया गया है। देखिए, नवीन अवसाद है, भर दिया जाए या दफन कर दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये पैलियो चैनल होता क्या है इसको पूछ रहा है। पैलियोन के भूवैज्ञानिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, खैर पहला स्टेटमेंट हम लोगों को बता दिया गया, स्टेटमेंट से जरा इन स्टेटमेंट्स को रिलेट करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भ्रंशों की गति को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज पुरानी अपरदन सतहों और स्तरों के प्रमाणों का संरक्षण। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों, या तो न तो एक न तो दो। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड पे जाइए जिसका मतलब है पैलियो। ठीक है, पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है पुराना, और पैलियो चैनल में क्या करते हैं? भ्रंशों की गति को समझने का काम करते हैं। पहला वाला तो आपको सही हो गया। दूसरी चीज क्या है? पैलियो मतलब पुराना, यानी कि पुरानी अपरदन सतहों और स्तरों, जो भी अपर्दित सतह है। अपर्दन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जब चली जाती है तो इसे हम लोग अपर्दन कहते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरी तरीके से उठाए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इन्हीं में जब पुरानी अपर्दन सतहों और स्तरों के प्रमाणों का संरक्षण एक तरीके से किया जाता है, तो ये डायरेक्टली रिलेट होता है पैलियो चैनल से रिलेट करके। ये पैलियोन के भूवैज्ञानिक के महत्व के संदर्भ में इसे हम रिलेट कर सकते हैं। यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट दिखाई दे रहा है। इट मींस ए एंड बी दोनों आपका करेक्ट चैनल है, यानी कि आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी की सतह पर होने वाली बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्जनित प्रक्रिया में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, बहिर्जनित प्रक्रिया में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, विचार कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों के नियंत्रित विवर्तनित कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है क्या, ये जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं इनके संदर्भ में बताया जा रहा है। बहिर्जनित ये जो प्रक्रियाएं हैं, बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहां से लेती हैं? सूर्य के द्वारा जो निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उससे ये ऊर्जा ले रही हैं। दूसरी चीज, अंतर्जनित सक्रियों से जो शक्तियां हैं इनसे नियंत्रित और विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न जो प्रवणता होती है, यानी अचानक से जो बढ़ोतरी, अचानक से जो घटोतरी होती है, ये जो प्रवणता दिखाई देती है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इससे रिलेट करती हैं। सेकंड की बात कर रहा है कि वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। अब बता रहा है कि ये जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। थोड़ा सोच करके आंसर कीजिएगा। सिंपल से आंसर की तरफ नहीं, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थोड़े से टफ इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। और आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको पहला स्टेटमेंट दिखाई देता है वो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे हम लोगों ने गलती पाई है। कैसे, यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती हैं, अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, संचलन हुआ, परिवहन हुआ, इनकी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होने वाले प्रकाश से होती है, पहली बात। और दूसरी चीज क्या है, ये अंतर्जनित शक्तियों से जो प्रवणता की मात्रा से भी ऊर्जा प्राप्त करती हैं, यानी दोनों चीजें आपकी रिलेट करती हैं। इट मींस फर्स्ट वाला तो ऑप्शन आपका सही है।
सेकंड की बात करते हैं, जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती हैं इसमें तापमान और वर्षण, टेम्परेचर हुआ या फिर बारिश हो गई, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसकी वजह से जो वनस्पतियां होती हैं इनका घनत्व, प्रकार, वितरण, ये सारी चीजें एक तरीके से डिफाइन की जाती है, इनको मैनेजमेंट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इट मीन्स सेकंड वाला जो है आपको दिखा हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ब्लॉक पर्वत से फिर से पूछ दिया गया। ब्लॉक पर्वत को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ब्लॉक पर्वत है क्या? देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था स्वीडन नॉर्वे वाले में, जो आपको एक मतलब मैंने बताया था पूरा जियोग्राफिकल पोजीशन और यूरोप के बहुत सारे ऑप्शंस को उसमें दिया गया था, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तन्यता और संपीड़ित अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न जो दरार होते हैं उनसे होता है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किससे हो रहा है? तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि इसको कितना ज्यादा खींच दिया जाए। संपीड़ित अंतर्जात बल, संपीड़ित का मतलब कितना संपीड़ित कर दिया जाए, जितना भी दबाएंगे उसकी बात की जाती है संपीड़न, ठीक है। तो संपीड़िता और तन्यता इन दोनों में मिला करके बता रहा है, इसकी वजह से जो दरार उत्पन्न होते हैं इससे ही ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन तो आपको सही दिखाई दे रहा होगा, दूसरे ऑप्शन को सही है या नहीं इसको देख लेते हैं। वासेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, ये बताया जा रहा है। मैंने कहा था ना, उस वाले क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करेंगे बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही, दूसरा भी यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने लगाया 1 नंबर आप लोगों को इंक्रीज कर लेना है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन आपको पूरे अच्छे खासे यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। जब बात करते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप की, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके बिस्के की खाड़ी में रिलेटेड है, ध्यान रखते रहेंगे। बाल्कन प्रायद्वीप की बात करें, बाल्कन, तो बाल्कन्स की बात करें, ये भी आपका ब्लैक सी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको कोला प्रायद्वीप दिखाई देगा, ये श्वेत सागर से रिलेटेड है। और चौथा ऑफकोर्स केप यॉर्क जो प्रायद्वीप है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी से रिलेटेड है। इट मीन्स सब कुछ एक बराबर एकदम मिले हुए हैं, कुछ भी इधर या उधर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि किसमें दिखा? बी में आपको दिखाई देगा ए का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। इट मीन्स बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे उसको आप लोगों ने देखा, पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर भी किया। कुछ ही क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पे किए गए हैं उतने ही क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आया गया है। उसी तरीके से उसको पूरा मैनेजमेंट करके उसको आपके सामने सीरीज में रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट के लिए। शुभकामनाएं।